चैप्टर जो हमारा है उसका नाम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। अगर आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट छूट गया था, पहले मैं उसको कवर करूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। तो नोट्स कौन से वाले शेयर करें, दैट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। दिख रहा है सभी को ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर 2 का? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यही वाला नोट फर्स्ट चैप्टर के होंगे, लेकिन छोड़ दे उसको, अब उसमें कुछ नोट जैसी कोई बात ही नहीं है। मुझे रिकॉल कराइए फटाफट से चैप्टर 2 की क्लास 1 में से। पहले मैं आपको छोटा सा जो चीज हमारे चैप्टर 1 का छोटा था वो था, मैंने आपको बता दिया था कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, यू नो, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, क्या करेंगे देखिए। अब मुझे बताइए अकाउंटिंग प्रोसेस, कोई मुझे बताएगा क्या क्या स्टेप्स थे, बताओ तो जरा। पहला स्टेप क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस का, जल्दी से। सर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ से आ गया यार, पहले आइडेंटिफिकेशन था। पहले क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, क्या फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, यही तो होता था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अबे हाँ वो तो नहीं, हम डेफिनेशन नहीं बोले, उसके बाद रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग था। फिर क्या था नीचे? क्लासिफिकेशन होता था। फिर क्या होता था नीचे? समराइजिंग, समराइजिंग होता था। अच्छा रुक जाओ, समराइजिंग जो होती थी वो कैसे होती थी? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में होती थी, एक। नंबर 2, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी फॉर्म में होती थी। और नंबर 3 किसकी फॉर्म होती थी? बैलेंस शीट शॉर्ट में लिख रहा, ऐसा करके होता था। समराइजेशन के बाद क्या होता था हमारा? एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये होता था। उसके बाद क्या होता था? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसको? कम्युनिकेशन टू यूजर्स को। और फिर दोबारा से नया काम शुरू, ठीक। अब इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा रूटीन चीज क्या है, विच इज नॉट चेंजिंग, विच इज वेरी रेपिटेटिव? सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, है ना, यस ढूंढते रहो। सर। क्या फाइनेंशियल इवेंट या ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है? जिसकी वजह जिस पे रुपीज प्रीफिक्स लिखा, सफिक्स लिखा, वही हमारा फाइनेंशियल। रिकॉर्ड करना कोई बहुत मुश्किल काम है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी, जनरल प्रॉपर, कोई मुश्किल काम है? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई परचेज गुड्स इन कैश, तो कैश बुक में डाल दो। परचेज गुड्स तो क्रेडिट किस में डाल दो? परचेज बुक में डाल दो। ऐसा करके करते थे हम लोग, कुछ भी नहीं है। व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन? कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो समझिए यहां तक का जो टास्क होता है, जो रेपिटेटिव होता है नेचर में, और जिस पर कोई भी रेपिटेशन, जिस पर कोई भी दिमाग, कोई एक्स्ट्रा स्किल वगैरह नहीं चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं उसको? बुक कीपिंग होती है वो, बुक कीपिंग बोलते हैं। रूटीन नेचर की है ये। इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे इसका। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, इसे बुक कीपिंग कहते हैं। इट इज रेपिटेटिव इन नेचर, नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड, नो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड, ओनली क्लरिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सिखा दो क्लर्क को लेजर बनाना, वाउचर बनाना। देखो ना क्लर्क लोग यही तो कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं? क्या कभी देखा है फाइनेंस मैनेजर को ये क्लर्की करते हुए? नहीं करता वो। अब मुझे बताइए कि बैलेंस शीट बनाना, इजंट इट अ स्पेशलाइज्ड टास्क? हर बंदा बैलेंस शीट बना लेगा क्या? ना। उसके बाद उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना, ये क्या आसान टास्क है? बिल्कुल नहीं। और वो कम्युनिकेशन करके रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करना, वो बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं ये जो प्राइस वाटर हाउस कूपर, केपीएमजी, डेलॉयट वगैरह जो केपीएमजी कंपनियां हैं, ये जिनको बिग 4 बोला जाता है अकाउंटिंग की फील्ड में, ये क्या करते हैं? क्लाइंट से बहुत जबरदस्त फीस लेते हैं, कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। और क्या करते हैं? इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को बनाकर, यहाँ सुधारो, यहाँ सुधारो, यहाँ सुधारो, यहाँ सुधारो। वो है क्या? वो यही तो है। इसके बेस पर वो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके आपकी। अच्छा सोचो, मैंने आपको बताया था ना कि आईआईएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, 50 लाख, 40 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे भी चले जाते हैं पैकेजेस उनके। अच्छा ये तो स्टूडेंट के पैकेजेस होते हैं, उनके टीचर्स को क्या मिलता होगा? सोचो, तुम्हारे हिसाब से कम होता होगा?
व्हाट अबाउट मिस्ट्री? आईआईएम के जो प्रोफेसर हैं उनके पैकेजेस क्या होते होंगे? सर स्टूडेंट से ज्यादा ही होंगे, बिकॉज स्टूडेंट से ज्यादा? आप और मैं हूं, ठीक है, आप अभी 11th करें 12th करें बीकॉम ऑनर्स करेंगे एसआरसीसी से, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा एंड यू विल गेट अराउंड 20 लाख 25 लाख 24 लाख पर एनम, मतलब 2 लाख रुपए महीना सैलरी मिलेगी उसको आपको, ठीक है। और मिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरी सैलरी अभी तक 2 लाख रुपए नहीं हुई है। यस सर। तो इट्स एन आयरनी, ठीक है। लेकिन आयरनी ये है कि मैं स्टेगनेंट रहा, मैंने क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाई, मैं आगे नहीं बढ़ा, दैट इज माई चॉइस, दैट इज माई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा कमाते हैं अपने टीचर्स के मुकाबले, ठीक है। सो निमिषा, कैन यू टेल मी ये आईआईएम के टीचर्स कितना कमा लेते होंगे फिर? सर 1 लाख। 1 लाख। अब सुनो ध्यान से, कहते हैं ना बाप तो बाप ही होता है। आईआईएम के प्रोफेसर जो होते हैं, अगर बच्चा जो है वो ले रहा है पैकेज 30 लाख 24-25 लाख का, तो आईआईएम के मैनेजर्स क्या करते हैं, एक मैं बताता हूँ। आईआईएम के प्रोफेसर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आवाज कम पीछे, वो लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है, वो एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे, अच्छी वर्क फोर्स नहीं आ रही है, जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आईआईएम के प्रोफेसर को हायर करा जाता है। वो उस फैक्ट्री में 1 2 3 दिन बिताते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, और ऑब्जर्वेशन नोट करके क्या कराते हैं, उसके जो सीईओ उसको पकड़ा देते हैं, कहते हैं बेटा इंप्लीमेंट करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे कोई बाबा भस्म देते हैं ना, ये लो तुम्हारा तकिए के नीचे रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो मैं तुम्हें इसका एक्सेप्शन बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ तुम्हें एक्सेप्शन। तो प्रणय ने बोला बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है, बाबा ने कहा तथास्तु, एक फूल गेंदे का निकाला, बेटा तकिए के नीचे रख के सो जा, अगले दिन उठेगा तेरी शादी हो जाएगी। दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो क्या हुआ, अब प्रोफेसर साहब की जो सजेशन उसे इंप्लीमेंट किया गया ऑर्गेनाइजेशन में, बाहर छा गई। अब प्रोफेसर साहब ने 2 दिन के कितने पैसे चार्ज करे, 1.5 करोड़ रुपया। 3 दिन के 4 दिन के कितना चार्ज करा, 1.5 करोड़। तो ये एक्सेप्शन, गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर बन गया, नहीं चलेगा वहां। आईएम के प्रोफेसर भी बहुत अच्छा कमाते हैं, ठीक है। जिन लोगों को वो तैयार कर रहे हैं, अगर उनकी मार्केट में स्टैंडिंग है, तो जो प्रोफेसर है उन आई कैन टेल यू, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको सैलरी शायद आईएम कम देता होगा, लेकिन दे आर फ्री टू हैव अ कंसल्टेंसी, उससे कमाते हैं बड़ा शानदार। सोचो कि तुम पीडब्ल्यूसी केपीजीएमजी के किसी कंसल्टेंट को बुलाओ और या आईएम के किसी प्रोफेसर को बुलाओ, तो ऑब्वियसली आईएम के प्रोफेसर को आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि केपीएमजी क्या भेजे, वो भेजेगा किसी एमबीए 2 4 6 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को, और वो तो क्या हो रहे हैं 20-20 साल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ही पढ़ा रहे हैं, और जाके कंपनीज में क्या कर रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। तो हु हैज वास्ट नॉलेज एंड रिच एक्सपीरियंस, प्रोफेसर्स। ऐसा करके चलता है। तो ऑब्वियसली अब समझिए इस बात पर, ये है बुक कीपिंग जो रूटीन है। क्लर्क बाबू हैं, 20 साल तक क्या करेंगे, क्लर्क ही करेंगे, तो क्या तनख्वाह, थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन ये जो होते हैं फाइनेंस मैनेजर, 1 2 3, देर वॉज एन एयरलाइन जिसका नाम है एयर एशिया। एयर एशिया ने अपना एक यंगेस्ट सीएफओ रखा था, उसका नाम था चिंटू चांडिल्य। अजीब सा नाम सुना ना, चिंटू बाबा, ऋषि कपूर का भी नाम था चिंटू चांडिल्य। मेरे ख्याल से वो 32-33 का था, सीएफओ बन गया था, अच्छी जगह से एमबीए करा हुआ बंदा। और एक किसी एयरलाइंस का सीईओ बनना, इट्स ए ग्रेट थिंग, और उसका पैकेज भी बहुत शानदार था। तो जब वो इतना आगे बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्लर्की करके थोड़ी बढ़े होंगे आगे। अगर आप प्रोफाइल लिंक्डइन पे प्रोफाइल चेक करना चिंटू चांडिल्य का, या गूगल पे सर्च करना, आपको दिख जाएगा उसके प्रोफाइल में कितनी शानदार चीजें थी, ठीक है। ये होती है बुक कीपिंग, ये होती है अकाउंटिंग। क्लियर? अब आप अपनी बुक खोलिए जरा एक बार, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके टीचर्स आपकी बुक का लिखा हुआ क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक। तो जरा देखें, और एक हमेशा बात याद रखना, जब भी आपके एग्जाम में डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो दैट मस्ट बी गिवन इन टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखना है आपने, उससे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पेज नंबर बोलिए कौन सा है, कितना, 1.10। डिफरेंस बिटवीन किसका, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग,
ये, और देखो कैसे लिखना है, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊंगा। यू विल राइट सीरियल नंबर, देन यू विल राइट बेसिस। और ध्यान से समझना बेटा, वरना बहुत गलत नंबर कटते हैं। सीनियर्स भी सुन लें इस बात को, अगर कभी थ्योरी में, सीनियर्स भी सुन लें इस बात को, अगर कभी आपके एग्जाम में कोई थ्योरी क्वेश्चन आया जिसमें डिफरेंस बोला अकाउंटिंग के अंदर, तो डिफरेंस हमेशा लिखेंगे सीरियल नंबर बेसिस। जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बोल रहे हैं आपसे, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है वो बता रहा हूं मैं आपको, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी दोनों में। तो सीरियल नंबर ना भी लिखो तो बेसिस लिखेंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो यहाँ अकाउंटिंग लिखता है, यहाँ बुक कीपिंग लिखता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब एग्जामिनर मार्किंग से चेक करता है उसे तो अजीब अजीब दिखता है, क्रॉस 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 खत्म। अगर पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लिखा है अगर, तो पहले प्लानिंग फिर कंट्रोलिंग। डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग है तो पहले कंट्रोलिंग फिर प्लानिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग तो पहले बुक कीपिंग आएगा, फिर क्या आएगा, अकाउंटिंग आएगा। और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है तो क्या लिखेंगे आप, पहले अकाउंटिंग फिर बुक कीपिंग। उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं उससे। ठीक है जी, तो दिस यू हैव टू प्रेजेंट दिस इन अ टेबुलर फॉर्म, पहली चीज ये है। अब आप देखिए आपकी बुक में भी टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रखा है। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट में बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए मुझे, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, क्या डिफरेंस है Sir, फर्स्ट। sir, basis, scope, and sir, हाँ then should I read out the whole देखिए देखिए bookkeeping देखिए and देखिए, रुक accounting? जाइए, इसे रटने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन। कैसे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस अलग दे रखा है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस अलग दे रखा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस बुक कीपिंग अकाउंटिंग के। पहला है स्कोप, अब बताइए किसका स्कोप बड़ा, कौन चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका Accounting. स्कोप नैरो है, क्लरिकल है ना, रूटीन रेपिटेटिव है, इसका स्कोप अलग है। यू हैव टू हैव वैरायटी ऑफ व्हाट सिचुएशंस, जहां आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट अलग अलग तरीके से बनानी पड़ी। देखो आपने देखा होगा प्री कोविड एरिया में अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी, तो ड्यूरिंग द कोविड एरिया क्या हो गया, टाइम पीरियड बर्बाद, पोस्ट कोविड थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना जीडीपी या ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, कोविड के टाइम में क्या चली गई थी, नेगेटिव चली गई थी बहुत सारी। चाइना और इंडिया ऐसे थे जो कि ग्रो कर रहे थे, बाकी लोग सब डूबने वाली पोजीशन में चले गए थे। अभी भी देखिए यूक्रेन रशिया वॉर में यूरोपियन कंट्री का बाजा बजा हुआ है, कौन कमाई खा छाप रहा है, यूएसए, हथियार बेच बेच के। नेटो कंट्रीज तो उलझी हुई हैं आपस में, चाइना इंडिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखिए, स्कोप किसका, बुक कीपिंग का क्या है, उसे सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन ढूंढनी है और उन्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना, खत्म। इसका स्कोप क्या दूसरे वाले का, समराइज करना, एनालाइज इंटरप्रिटेशन करना और फिर कम्युनिकेट करना। स्कोप का मतलब रीच कितना बड़ा, ये कहां तक क्लासिफिकेशन में डेड हो जाता है, क्लासिफिकेशन के बाद क्या हो जाती है, अकाउंटिंग हो जाती है। ठीक है, आगे चलते, पहले अकाउंटिंग आती है या बुक कीपिंग आती है, बुक कीपिंग इज प्राइमरी, अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। तो स्टेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, दिस इज, बेटा बुक कीपिंग जो है वो बेस है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग कैसे हो पाएगी, ना ट्रांजेक्शन है, ना इवेंट्स है, ना आइडेंटिफिकेशन है, ना रिकॉर्डिंग है, ना क्लासिफिकेशन, तो ट्रायल बैलेंस किसका बनाओगे, बुक कीपिंग इज अ बेस। डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो अगली स्टेज पे आएगा। ये प्राइमरी स्टेज है और ये बेस है अकाउंटिंग का, और वो क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। और ये कहां शुरू होती है, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, दैट इज गिवन इन योर डिफरेंस। तीसरा पॉइंट बोल रहा है आपसे ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, सिर्फ यही तो है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस का। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो रिजल्ट्स हैं उनको बताना, फाइनेंशियल पोजीशन को बताना, और उनकी जो, और उनको कम्युनिकेट करना किसको, इंटरेस्टेड यूजर्स को, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ये तो क्या हो गया, रूटीन है, क्लैरिकल है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक बना दी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, कैश बुक, बीआरबीपी और जनरल प्रॉपर, सिस्टमेटिक नहीं हो गया, फिर हर बंदे का अलग अलग हेड भी बन गया, अकाउंट भी बन गया, लेजर बन गए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बस। लेकिन इसके आगे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, प्रॉफिट लॉस बताना, कैश फ्लो की पोजीशन बताना,
किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन नेचर है, क्लरिकल है, ये स्पेशलाइज्ड है। क्लर्क को बैलेंस शीट फाइनल करना नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि वो स्पेशलाइज स्किल है। वो आप जब सीए करते हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं, तब समझ में आती है, तब है। हो सकता है कि कुछ क्लर्क किसी इंडस्ट्री में रह के थोड़े एक्सपर्ट बन जाए और वो बना ले बैलेंस शीट, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, इन सब की नॉलेज उनको नहीं होती है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही होती है। और आगे चलते इवन जो एमबीए फाइनेंस है वो भी बैलेंस शीट नहीं बना पढ़ सकते हैं, लेकिन बनाना उसके बस की नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने सीएफओ रखा होता है अपने अंडर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम हायर कर रखी होती है। बोले आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करता है? क्लर्क परफॉर्म करते हैं। कौन जूनियर मैनेजर परफॉर्म करते हैं। कौन परफॉर्म करता है? सीनियर मैनेजर। अकाउंट बैलेंस शीट कौन फाइनल करेगा? हमेशा सीएफओ फाइनल करता है, उसके साइन होते हैं उस पर विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो। अगर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे किसी कंपनी का, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट किसी कंपनी का देखते हैं, फाइनल अकाउंट अगर मैं बोलूं तो आपको, आई जस्ट शो यू। अगर हम बोले किसी कंपनी की बैलेंस शीट, आई जस्ट शो यू, अभी दिखेगा आपको। अब आप जो ऑनलाइन में उनको दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो मेरे पास अगर होता तो मैं ऑनलाइन में दिख रहा है आपको किसी को? कैन यू सी ऑन मेरा स्क्रीन? दिख रहा है कुछ? यस सर। ये एमआरएफ की 2021 की बैलेंस शीट है। ये मतलब जो ये सारी इंफॉर्मेशन है इनके पास। और जब मैं इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ आपको, देखना इस इंफॉर्मेशन के किसका किसका साइन हो रखा है, देख रहे हो इस पे? अरे किसका साइन है बताओ? नहीं बेटा, एनुअल रिपोर्ट बोल रहा है। एनुअल रिपोर्ट मतलब साल में एक बार बनने वाली है। क्वार्टरली तो क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, 9 मंथ भी होती है। नहीं नहीं, सब कुछ क्वार्टर, कंपनीज जो होती है वो क्वार्टरली भी बनाती है, हाफ ईयरली भी बनाती है, 9 मंथ भी बनाती है, एनुअल भी बनाती है। साल के आखिर में ना Q1, Q2, Q3, Q4 का सब मिला के कंसोलिडेटेड बन जाता है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन यहाँ हो रखे होते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड की रिपोर्ट, पेज नंबर 9 पे रिपोर्ट दिखेगी आपको। अगर बोर्ड की रिपोर्ट देखते हैं आप लोग, तो देखिए जरा उस रिपोर्ट पे किस किस के सिग्नेचर होते हैं वो देखिएगा आप। दिख रहा है कुछ? किसी को दिख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है? यस सर। यस सर। और यहाँ दिख रहा है कंपनी सेक्रेटरी, और ऑडिटर्स का नाम दिख रहा है। यस सर। कौन होते हैं ऑडिटर्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। SCAN एसोसिएट्स, महेश, वीरेंद्र एंड श्रीराम, हैदराबाद, इनके ये ऑडिटर्स हैं। और जो रिपोर्ट सेबी को भेजी जाती है उन पे इन सबके सिग्नेचर होते हैं। कल को कोई भी फ्रॉड मिसएप्रोप्रिएशन पा जाएगी, ये लोग जिनके नाम साइन सब फंसेंगे ये लोग। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो Yes, स्पेशलाइज टास्क होती है। परफॉर्म कौन करता है? सीनियर। लेवल ऑफ स्किल्स, इसमें कोई बहुत स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है, मैकेनिकल इन नेचर, रूटीन इन नेचर, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। यहाँ स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड। फिनिश। दैट वाज व्हाट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। अगर मैं रिकॉल करूं तो इसका स्कोप नैरो, इसका स्कोप वाइडर। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, ये बेस है इसका, और ये डिपेंडेंट है उस पर। ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, और एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह के बारे में बताना। नेचर ऑफ जॉब क्या है? रूटीन है। ये स्पेशलाइज। डायनेमिक, डायनेमिक किसी को बोलते हैं जो बदलती रहती है। अच्छा, फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजेक्शन बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगी। लेकिन बैलेंस शीट बनाना कानून के हिसाब से बदलता जाता है। पहले बैलेंस शीट बनती थी कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, अब बनती है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। कानून बदला तो चीजें बदलेंगी। लेकिन कानून बदलने से क्या कैश बुक बनाना और परचेज बुक, सेल्स बुक बनाना, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक रिटर्न बनाना बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। सेल्स रिटर्न नहीं रहेगी, परचेज रिटर्न नहीं रहेगी। करेक्ट? इसलिए ये डायनेमिक का मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये वाला हिस्सा बदलता है, उसके बनाने के तरीके बदलते हैं। मान लो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बदल गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बदल गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बदल गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो बनाया जाता है। मान लो सरकार ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को मर्ज कर दिया, तो फिर बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनेगी? उनके हिसाब से बनेगी, कैश फ्लो उसके हिसाब से बनेगा। ये फर्क पड़ता है। तो डायनेमिक होता है नेचर। लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ी बदलेगी यार, कैश बुक बनाना थोड़ी बदलेगा, रूटीन रहेगा। देयर इज नो चेंज इन दैट।
और ये रूटीन नेचर है, वो स्पेशलाइज्ड डायनेमिक है। परफॉर्मेंस इसे क्लर्क करते हैं, इसे सीनियर मैनेजर करते हैं। और यहाँ स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए होती है, यहाँ स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है। डन, ठीक है। आपकी किताब में पेज नंबर 1.10 में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस भी दे रखा है, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बेसिस नहीं दे रखे हैं, तो बेसिस आपको रखने हैं, ठीक है। बेसिस लिख लीजिए अपने पास में पेंसिल से लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पर, ये कह रहे हैं ना, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन इवेंट इन अ सेट ऑफ बुक्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा बोलता है एप्लीकेशन, तीसरा बोलता है मैं बता दूं पहले का, दूसरे का लिखिए आप स्टेज, स्टेज। सेकंड पॉइंट का लिखिए स्टेज। थर्ड पॉइंट का लिखिए डिपेंडेंसी। और फोर्थ में लिखिए रिलेशनशिप। ये बेसिस के साथ चल रहा है आपको। फर्स्ट का मैं बता देता हूं आपको, रिलेशनशिप। यहाँ एक दूसरे का रिलेशनशिप बता रहे हैं आप, अगर आप पढ़ेंगे पॉइंट को तो आपको समझ में आएगा वाला बात। ऑनलाइन समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर पेज नंबर 1.10 देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक का, मेरे पास अभी है नहीं कंटेंट, तो आई कैन जस्ट शो यू दिस पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। यस सर। इसके जो यहाँ पर आपके पास बेसिस नहीं दे रखे ना, वो बेसिस में लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वाले का लिख लीजिए आप यहाँ पर, डिपेंड कंटेंट्स, ऊपर वाले में लिखिए कंटेंट्स। फर्स्ट वाला पॉइंट कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या है, स्टेज क्या है, डिपेंडेंसी क्या है और रिलेशनशिप क्या है। 4 पॉइंट के साथ आपका हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन। बेसिस के साथ चलना है, बेसिस ना भी दे के बुक में, अपने बेसिस डेवलप कर लीजिए, क्लियर रहेगा ध्यान से, और हमेशा इसके हिसाब से चलेंगे। कौन है भाई? चैप्टर 1 हो चुका है, मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया आप लोगों को देखने के लिए, यू जस्ट हैव टू रीड दैट। और होमवर्क वाला सिचुएशन चैप्टर 2 के लास्ट में हमारे पास आएगा। आई विल गिव यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन टेक्स्ट बुक्स, और उसको करते समय लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जैसे मैं इसको पूरा करा दूंगा यू विल योरसेल्फ सॉल्व दैट क्वेश्चन, आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, और नोट्स में कुछ सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस के हिसाब से मैं चलूंगा अभी। और नोट्स खोल लीजिए फटाफट से सब लोग, जस्ट ओपन अप। जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं विजिबल है? यस सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला भाई, नोट्स नहीं देखते हैं, सीधी सी बात है। क्या है ये बेसिकली? और ये जो ब्लैक, जो ब्लू में देखा ना आपको, ये इसकी बिल्कुल समरी है, क्रिस्प है ये। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, या गुड्स का होगा, या सर्विसेज का होगा? नहीं, आई एम सेलिंग गुड्स, यू आर परचेजिंग गुड्स, यू आर पेइंग मी कैश, यू आर नॉट पेइंग मी कैश। इफ यू आर नॉट पेइंग मी कैश, you are my debtor. If you are my debtor, then there is a possibility I'll get it in writing from you, you are my bills receivable, and vice versa. Purchasing goods on cash, I am spending cash. Not paying cash, then there is a liability on my head, creditor. और अगर क्रेडिटर को मैं लिख के दे दूंगा तो क्या बन जाएंगे? बिल्स पेबल। वो हमने वहां उस समय डिस्कस किया था, ये सब चीजें हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजेक्शन्स जो हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमिक इवेंट होती है जिसमें दो पार्टी होती हैं, और दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ गुड्स का, सर्विसेज का, पैसे का, करेंसी का एक्सचेंज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, गुड्स खरीद ली, एसेट्स खरीद ली। ये लिखा है परचेज ऑफ गुड्स एसेट्स फॉर टेल, लिखा है ना, टेल काट दीजिए, इसे लिखना कैश और क्रेडिट। टेल लिखा है ना गलती से, देयर इज अ प्रिंटिंग एरर, कैश और ऑन क्रेडिट लिखा है। परचेज ऑफ गुड्स एसेट्स
कैश कोई बात नहीं, ऑन कैश एंड क्रेडिट। ये जो है बहुत बोरिंग बोरिंग हो रहा है ना। आओ जरा इंटरेस्टिंग देखते हैं कुछ। आइए देखते हैं। आपने देखा होगा ये मैं जो बना रहा हूं ये क्या है, बिजनेस का घड़ा, अर्थन पिक्चर। वो तो ना, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था, प्यासा कौवा, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी। ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहा मैं आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। बिजनेस के घड़े में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसका होता है भाई, ऑनलाइन में मुझे बताइए। कैरवी, हु विल कंट्रीब्यूट फर्स्ट? पड़ोसी ताऊ जी, वाह, अच्छा। हाँ, अस्मित बोल रहा है, बोलिए। सर ओनर्स एंड स्टॉक ओनर बोल दिया, ठीक है। कैरवी नहीं बताएंगी कौन डालता है सबसे पैसे बिजनेस में? इन्वेस्टर। अरे बिजनेस में सबसे पहले इन्वेस्टर नहीं डालते भाई, मालिक पैसा डालता है सबसे पहले, ओनर। सही बात है भाई, मना, मुझे ताऊ जी सुनाई दिए थे, सॉरी। ठीक है, ये लगता है, मुझे लगा बाबूजी बोल रहे हैं। बिजनेस में पैसे कौन डाल रहा है? बाबूजी। एनीवे कोई बात नहीं। सुनो, इसकी भी ट्रिक होती है। बोरोड फ्रॉम बाबूजी एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, तो आप मालिक कहलाएंगे। लेकिन बिजनेस स्टार्ट बाय बाबूजी, तो आप क्लर्क कहलाएंगे उसके, आप मालिक नहीं है। जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो ओनर कहलाएगा, जिसने सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा वो ओनर कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये बिजनेस में सबसे पहले पैसा कौन डाल रहा है? ओनर। ओनर ने डाल दिया, मान लो कितना, ₹10 लाख, ठीक है जी। अब मालिक ने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाल दिया, करेक्ट। सबसे पहले एक चीज समझना, ये बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से, बिजनेस स्टडीज में नहीं होते। मालिक और ओनर दोनों एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी हैं। देखो बेटा, एज पर लॉ ओनर एंड बिजनेस आर नॉट सेपरेट, बट एज पर अकाउंटिंग ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं। क्यों करने पड़ते हैं सेपरेट? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें, व्हाट आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। बताएंगे इसके बारे में भी अभी, ठीक है जी। तो चलो जरा देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूं। सपोज ये दिख रहे हैं हमारे गांधी जी, दिख रहे हैं यहाँ पर दो, 5 लाख मान लिया मैंने इसको, और ये कंट्रीब्यूशन मैंने कर दिया यहाँ। ये 10 लाख तो मैंने यहाँ रखा, लेकिन ये 10 लाख मैंने यहाँ चिपका दिए इधर इस तरफ। अब मेरे बिजनेस के पास क्या आ गया? पैसा आया कुछ, वो मेरा है या पड़ोसी का है? मेरा है। तो मैं उसे क्या बोलूंगा? ध्यान से सुनना, क्या बोलूंगा मैं उसको? एसेट्स बोलूंगा। एसेट्स बोलूंगा, ये एसेट्स है कितने की? 10 लाख रुपए की, देख रहे हो। और ये जो मालिक ने मुझे पैसा दिया, मतलब जो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, इसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ओनर बाय इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। लेकिन कैपिटल मेरे लिए क्या होती है? ये लायबिलिटी होती है। क्या होती है मेरी? ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि मैंने मालिक से पैसा लिया। आप अकाउंटेंट मालिक के नहीं, बिजनेस के हैं, समझिएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल है जो ये वाली, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन कौन सी वाली है? ये इंटरनल लायबिलिटी है। ये भी लायबिलिटी मतलब किसी का पैसा हमने ले लिया, किसी को हमने पैसा चुकाना, करेक्ट है जी, ठीक है। यहां तक बात सही आई। अब आपको बिजनेस में पड़ गई शॉर्टेज, आपको बिजनेस में शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है जी। आपको शॉर्टेज पड़ गई सपोज 1 लाख रुपए की, तो आपने क्या किया? पड़ोसी, दद्दू, भाई, चाचा, ताऊ सबसे बोला कि भैया पैसा दे दो, ठीक है। आउटसाइडर्स, या लोन ले लिया बाहर से। क्या करा आपने? फिर यहां से आपने आउटसाइडर्स से आपने क्या ले लिया? आउटसाइडर से आपने क्या कर लिया? यहां पर लोन ले लिया। और कितने का लोन लिया आपने? यहां पर देखिए, आप बोलेंगे सर नोट को यहां क्यों नहीं लगा रहे हो? नोट तो फिजिकल फॉर्म में होता है ना, वो तो आपके लिए एसेट्स होती है। और हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, नहीं होते? बताइए। और ये मैं कितना लिख रहा हूं यहां पर? दिस इज व्हाट, 10 lakhs प्लस 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? ये बताइए, व्हाट इज द टोटल नाउ? 11 लाख। अब जरा समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, दरवाजा खुला बंद नहीं कर रहा यार, तो तुम बंद कर देते ना उसको। अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। तो 2 इफेक्ट देखिए, 2 साइड इफेक्ट।
एक तरफ क्या होगा, मेरी कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ मेरा कैश बढ़ रहा है। सपोज मैं इसे हटाता हूं यहां से, तो क्या हुआ, 10 लाख की मेरी लायबिलिटी बढ़ी और 10 लाख का क्या बढ़ा, मेरा कैश बढ़ा। दोनों साइड बराबर है, एक ही ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स, मेरा कैश बढ़ गया और मेरी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। कैश तो मुझे दिखता है बढ़ता हुआ, लायबिलिटी ऑन पेपर्स होती है। बता, समझो, आप हो मालिक, आपने कहा मैं अकाउंटेंट, आपने कहा अकाउंटेंट 10 लाख रुपए मेरी तरफ से है। मैंने कहा सर लीजिए, मैं इसे जाके उड़ा के आ जाऊंगा क्या, ये कहां रखूंगा इसे, कैश बॉक्स में, अगले दिन बैंक में जमा कराऊंगा। दिस इज माई कैश बॉक्स। कैश बॉक्स मेरे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स हो गई ना। और साथ साथ क्योंकि मैंने मालिक से बोरो किया तो मेरे लिए लायबिलिटी भी हो गई। सबसे पहली चीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल लीजिए कि जो बिजनेस है वो मालिक के हिसाब से चलेगा नहीं। अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस और मालिक को दोनों को सेपरेट एंटिटी मान के चलो। हाँ, बिजनेस अपने ओनर से पैसा ले रहा है और बिजनेस बाहर वाले से पैसा ले रहा है। मैं कौन सा, मैं कंपनी पढ़ा रहा हूँ या सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा रहा हूँ, पहले ये बता मुझे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ पहले बता, समझना। प्रणय, कंपनी का सेटअप अलग होता है। कंपनी में ओनर शेयर होल्डर होते हैं, उनके शेयर्स होते हैं और बहुत ऊंची चीज होती है। हम तो एक नन्हे मुन्ने ग्रोसरी वाला, पान वाला, नारियल पानी वाले का हिसाब किताब करवा रहे हैं आपके सामने, छोटा बिजनेस। ऐसे शेयर कहां से आ गया, एक मालिक, कहां से शेयर आ गया, वही मालिक है, वही ओनर है, शेयर कहां से आ गया। क्यों तुम शेयर को लेके आ रहे हो बेटा, हम कम। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये जो तुम भाषा बोल रहे हो अभी, ये तुम बोल रहे हो लेमैन की, क्योंकि तुमने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं अकाउंटिंग की भाषा। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर बिजनेस ने अपने मालिक से कंट्रीब्यूशन लिया कितने का, 10 लाख का, तो उसकी एसेट्स बढ़ गई और साथ ही साथ उसकी लायबिलिटी बढ़ी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और जिसको बहुत प्यारा सा नाम देते हैं कैपिटल। क्लियर है। तो अगर मैं ये सब हटा देता हूं, यहां से ये सब हटा देता हूं, तो क्या होगा, एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल के। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल और नॉट, एसेट जो है वो कैपिटल के बराबर है, या मैं बोलूं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी बराबर। लायबिलिटी में से भी कौन सी लायबिलिटी है, ये वाली, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल, इंटरनल लायबिलिटी, ये वाली। ठीक, बराबर। अभी इक्वेशन बराबर चल रही है, इक्वेशन बराबर चल रही है। इधर मेरा एसेट्स है, इधर मेरा क्या है, लायबिलिटी है। अब एसेट्स तो मुझे दिखती है, लायबिलिटी मुझे दिखती नहीं है, और हम अकाउंटिंग अभी पढ़े नहीं है, तो हमें लगता है यार क्या चल रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर अगर आपके पास कैश आया, मालिक ने वो कैश दिया, उस कैश को आप कैश बॉक्स में रखोगे और मालिक को बोलोगे लिसन ऑनर, आपकी कैपिटल मेरे पास सेफ है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। बिजनेस के लिए क्या है, एक हाथ कैश बढ़ रहा है एसेट्स, और एक हाथ लायबिलिटी बढ़ रही है इंटरनल, उसको नाम देते हैं हम क्या, कैपिटल। ठीक, आइए दूसरा बात। अब मैंने बोला कि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, हाँ हाँ, ओनर ने पैसे लगाया, हाँ इसलिए इंटरनल है। अब ओनर को जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की, उसने अपने ताऊजी से बोला या दद्दू से बोला, दद्दू मुझे पैसे की जरूरत, दद्दू ने कहा ले जा पुत्र। अब दद्दू थोड़ी मालिक है बिजनेस के, या उसने बैंक से लोन ले लिया, उसने बैंक से लोन लिया तो फिर क्या हुआ, क्या इंक्रीज हुआ, देखो ये एसेट्स इंक्रीज हो गई ना। व्हाट इज माय एसेट्स, व्हाट इज माय कैश, 11 लाख। और दूसरी तरफ क्या हो गया यहाँ पर, प्लस आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स से जो मैंने पैसे ले लिया वो क्या हुआ मेरे लिए, लोन लिया मैंने, कितने का, 1 लाख का लोन लिया, वो मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्या है मेरे लिए, एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है, लायबिलिटीज होते हैं। लायबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, करेक्ट।
टोटल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट, इंटरनल इंटरनल को नाम देते हैं हम लोग क्या, कैपिटल, और एक्सटर्नल को नाम देते हैं हम लोग क्या, लायबिलिटी, सिर्फ लायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि आपके पास आ गया एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और इसी को आपके टीचर ने बोला होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, बोला था ना। अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ाते तो क्या बोलते हैं बेटा, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, समझाते नहीं है कभी भी कि क्यों। सो नाउ यू अंडरस्टूड इजीली। देख जरा, अगर मैंने 10 लाख लगाया, वो रहा 10 लाख, ठीक है, लायबिलिटी लगाई तो ये रहा 1 लाख। तो एसेट इज इक्वल टू, एसेट्स 11 लाख की, और 10 लाख का मेरा क्या था, कैपिटल, और 1 लाख का क्या था मेरा, लायबिलिटी। टोटल कितना हो गया, ठीक। अच्छा एक बात और समझिए, अगर मैं कभी भी बोलूंगा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर मैं टोटल लायबिलिटी बोल रहा हूं, इट एसेंशियली मींस कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अदरवाइज मुझे बोलना चाहिए टोटल लायबिलिटीज क्या, एक्सटर्नल, क्या बोलना चाहिए, टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, अगर मैं टोटल लायबिलिटी बोल दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, अगर मैं टोटल लायबिलिटी ब्रैकेट में बोल दूंगा एक्सटर्नल, तब ये करेक्ट होगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी दोनों मिला के। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्लियर है? कनिष्का, कैरवी, अस्मित, इज इट ओके? Yes, sir. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, इज इट क्लियर टू यू? निमिषा, Yes, sir. समझ में आ रहा है? दिस इज फाइन, ठीक है। अच्छा सुनो, अब मान लो बिजनेस के ओनर ने क्या करा, बिजनेस के ओनर ने क्या करा, 20,000 रुपया, या 20,000 रुपया क्या डाल दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दी। क्या लगा दी, एडिशनल कैपिटल। तो क्या होगा बताइए, ये यहां जुड़ गया, जुड़ गया, करे क्लियर है? तो अभी तक क्या था, अभी तक था 10 लाख, अब 10,20,000 हो जाएगा, ये कितना 1120 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा आपका, 1 लाख ही रहेगा, करेक्ट। अब जरा समझना, अब समझना कि ओनर ने 20,000 रुपए किसके चुका दिए, आउटसाइडर्स के चुका दिए, ठीक है, 10,000 चुका दिए। तो यहां से 10,000 निकलेगा, निकलेगा ना, निकलेगा। और कहां से कम होगा बताओ जरा, किधर से कम होगा, यहां से कम होगा। अब जरा हिसाब बनाओ क्या होगा, दिस इज 10,20,000 प्लस दिस इज 90,000, व्हाट इज योर वैल्यू, क्या, कहां से आया, कैपिटल में से, कहां, कैपिटल में तो नील है भैया, कैपिटल में क्यों आएगा, माइनस में तो लायबिलिटी से किया ना 10,000, मालिक ने 10,000 रुपए अपने लायबिलिटी के चुका दिए। हाँ तो जब 20,000 डाला था तो कितना था, 10, 20, 11, 20, 11, 20 था ना। तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम गड़बड़, मैं रुक जा, तो गड़बड़, मैं डाउट क्लियर कर, जस्ट होल्ड करिए, मैं रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, तुम्हें भी सेम डाउट था, रुक जाइए, डाउट क्लियर करते हैं। एसेट्स यहां है, कैपिटल यहां है, ठीक है। एक जरा नए तरीके से देखिएगा, अभी आपका डाउट क्लियर होगा। हमने 10 लाख बिजनेस में लगाया, ये 10 लाख एसेट्स में चला गया, ओ सॉरी ये गलत था, वो मैग्नेटिक बोर्ड नहीं है, मैग्नेटिक वाला ये है, सॉरी, इसे हटा देते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखिए, ये एसेट्स है, ये कैपिटल है, अगर आप इसे समझ गए ना तो आपकी बहुत सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। और ये क्या है, लायबिलिटीज है, जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल। चलो अब देखते हैं, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया 10 लाख रुपया, मेरी एसेट्स 10 लाख की, इज दैट ओके विद एवरीवन? जिसका भी डाउट था क्लियर है? और यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा कितना, 10 लाख, इधर कितना लिखा जाएगा, 10 लाख, ये अभी नील है, करेक्ट। फिर ओनर ने क्या किया, 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, तो यहाँ कितना चला, इधर चला गया, अभी कितना हो गया, प्लस, ध्यान से देख, प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 0, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस 1 लाख, लाइन डाल दूंगा, क्या बन गया ये, 11 लाख इज इक्वल टू कितना, 10 लाख
प्लस 1 लाख। क्या दोनों साइड बराबर है? एवरीबॉडी ओके विद दिस? बताओ भाई। यस सर। चलो, अब क्या किया ओनर ने, 20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो आगे 20,000 की एडिशनल कैपिटल यहां क्या होगा बताओ इधर, प्लस 20,000 तो क्या हो जाएगा 11,20,000। एग्री करता है? इधर क्या हो जाएगा प्लस 20,000, 10,20,000। एग्री करता है? बोलो नहीं। और ये तो 0 है, तो ये तो कितना रहेगा 1 लाख ही रहेगा। करेक्ट। अब ओनर ने 10,000 रुपए का कर्जा वापस कर दिया। चुका पैसा तो यहीं से निकलेगा, वहां से निकलेगा। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं? मनी तो यहां से Yes, जाएगी, sir. निकल गया पैसा 10,000। क्या हो जाएगा माइनस 10,000। क्या वैल्यू बन गई 11,10,000। एग्री करता है? कैपिटल में से कुछ नहीं निकला, वो तो कितने की रही 10,20,000 की। ये जो थी ये, इसमें से कितना कम हो जाएगा 10,000। ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी अब 90,000 रुपीज की। अब बताओ जरा दोनों सेट बराबर हैं या नहीं है? अब डाउट क्या बता, पहले भी ये कर रहा था मैं। हाँ, अब समझ में आ गया? एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताइए मुझे ऑनलाइन में यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कैरवी को, अस्मिता मतलब अस्मित, कनिष्का, मिस्ट्री, निमिषा एंड इवन नेहा, अनिकेत, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं फिर लगाऊंगा। अच्छा सुनो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लोन लेके लगाता हूं अगर पैसा, तो फिर मेरा लोन बढ़ेगा और उधर से कैश बढ़ेगा। डबल साइड इफेक्ट तो हो ही रहा है ना भाई। गॉट इट? इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ रही होगी आपको, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज क्यों होती है। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि एसेट इज इक्वल टू क्या होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्यों होती है, दैट इज द रीजन। ये रीजन आपके सामने है। और आप जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल एसेट्स के बराबर क्यों होता है, प्रैक्टिकली करके दिखाया है क्यों होता है। अगर आप लोन लेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और आपका कैश भी बढ़ेगा। अगर आप लोन चुकाएंगे योर कैश विल रिड्यूस, योर लायबिलिटी विल रिड्यूस। अगर आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो कैश कम होगा और साथ ही साथ कैपिटल कम होगा, लायबिलिटी थोड़ी कम होगी, आपकी कैपिटल कम होगी ना उससे, पीछे से आपकी आपकी क्या होगी कैपिटल कम होगी। अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो कैश बढ़ेगा और आपकी कैपिटल बढ़ेगी। अगर आप लोन चुकाएंगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी और आपका पैसा भी कम होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं इसको। बिजनेस का घड़ा, पानी कौन डालता है, ओनर। पानी कौन डालता है, आउटसाइडर्स। जो पानी ओनर डालता है मतलब जो पैसा ओनर लगाता है उसको कहते हैं क्या कैपिटल, और जो आउटसाइडर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं लोन या लायबिलिटी। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए मुझे। नो सर। किसी का रत्ती भर भी हो तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हटा दें इनको। एक 12th का बच्चा है मेरा, वो हमेशा पैसा पैसा करता है हर चीज में। सो ये था कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का। और चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा एलोबरेट करते हैं चीजों को। सो आपने एसेट के बारे में पढ़ा। एसेट क्या होती है, एनीथिंग ओवर विच वी हैव अ लीगल राइट। मैंने अपनी जेब से अपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो मेरी एसेट है। पड़ोसी ने मेरे बिजनेस में पैसा लगा दिया, वो मेरे लिए एसेट भी है लेकिन मेरी लायबिलिटी भी बढ़ा रहा है, हो रहा है ना, वो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, दैट विल हैपन। ऐसी चलती कहानी। चलो थोड़ा देखते हैं। अब मुझे बताइए, इफ आई वांट टू टेल यू डिफाइन कैपिटल, हाउ विल यू डिफाइन इट? या मनी पुट नहीं बोलते, इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, मनी। अच्छा अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स invested ₹2 lakh into his business। बताइए ये लायबिलिटी है या कैपिटल है? कैपिटल है, Sir, करेक्ट, capital. कैपिटल है। मिस्टर एक्स borrowed from
मिस्टी ₹5 लाख, ठीक है, फॉर बिजनेस। अब बताइए क्या है ये? लायबिलिटी। लायबिलिटी सर। बेटा दोनों एस्पेक्ट, मैं लायबिलिटी वाला पॉइंट पूछ रहा हूँ, एसेट्स नहीं, एसेट्स तो ऑब्वियसली है। क्या ये एवरीबॉडी क्लियर? लायबिलिटी है। मिस्टर एक्स जो है मालिक है बिजनेस के, वो कहते हैं भैया उधारी दे दो मुझे, ये वाली चीज है, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स बोरोड फ्रॉम, मिस्टर तुम्हारे नाम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, MISTIE शायद, हाँ, इज इट नहीं करेक्ट? सब कोई नहीं, MISHTI। MISHTI, okay. Borrowed from Misty ₹3 lakh and invested into the business. अब बताइए क्या है ये? क्या बताओ बताओ क्या? लायबिलिटी इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या है ये? सर लायबिलिटी इंटरनल हो जाएगी ना सर, क्योंकि तो मिस्टर मैं सिर्फ, एक्स मुझे ने सिर्फ ये बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल, ज्यादा नहीं बस। सर इंटरनल। इंटरनल सर। हाँ, अनिकेत के अलावा बोले ना कोई? सर इंटरनल। ऑनलाइन वाले इंटरनल बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाले एक्सटर्नल बोल रहे हैं। बताओ भाई, मन में एक्सटर्नल लग रहा है लेकिन है नहीं। ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल क्लियर है, फॉर बिजनेस के लिए बोरो किया। ये फिर क्या कर रहा है? ये जा रहा है मिस्त्री के पास, कहता है मिस्त्री 2 लाख रुपए मुझे दे दे, और 2 लाख लेके आता है और अकाउंटेंट को बोलता है ये मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, और पहले बोलता है ये मिस्त्री दे रही है, मिस्त्री दे रही है तो लायबिलिटी एक्सटर्नल है, मैं दे रहा हूं तो क्या है? इंटरनल। इंटरनल। बिल्कुल सही बात, ठीक है। इस केस में अकाउंटेंट किसे पहचानेगा, मिस्त्री को या मुझे? आपको, तो कैपिटल हो गया ना। इस केस में अकाउंटेंट किसको पहचानेगा? अकाउंटेंट को बोलता है ये पकड़ पैसे, मुंडू पकड़ पैसे, किससे लेके आया? मिस्त्री से, लिख ले मिस्त्री का नाम लायबिलिटी में, ये ले। और दूसरी बार मैं क्या कहता हूँ, मुंडू पकड़ ये पैसे, मैं लाया हूँ, ये ले। अब मैं चोरी करके लाया हूँ, डाका मार के लाया हूँ, कहीं से भी लाया हूँ, मिस्त्री से लाया हूँ, कहीं से लाया हूँ, पढ़ने से लाया, किसी से लाया, क्या फर्क पड़ना है अकाउंटेंट को यार? उसको तो पैसे से मतलब है, वो उसको क्या फर्क पड़ना है? एसेट्स बढ़ाएगा, लायबिलिटी बढ़ाएगा, खत्म। इफ आई से कि मैं लाया हूं, मेरे से पूछेगा सर कहां से लाए हो? नहीं पूछेगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा मैं लाया हूं मिस्ट्री से लेके, तो क्या अच्छा मिस्ट्री मैडम, चलो सर लायबिलिटी बना लेते हैं। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन, ठीक है, ऐसे समझना होता है उसको। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने कहा था ना शुरू शुरू में, हमें कॉमन सेंस लगानी होती है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस। मैं बोरोड फ्रॉम मिस्ट्री फॉर बिजनेस। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, अब हटाओ, अब बोलो, अब क्या करूंगा इस ट्रांजेक्शन का? मिस्टर एक्स बोरोड फ्रॉम मिस्ट्री ₹5 लाख, और मिस्टर एक्स कौन है? ओनर है। अब क्या मानूंगा बताओ? कौन बोले? एक आंसर। दूसरा, अरे एक्स ऑनर है यार, मुझे मुझे क्या पता, क्या मैं इसमें बोल रहा हूँ, इस लाइन से तुम क्या मतलब निकालोगे ये बताओ मुझे। ऑनलाइन बताएं क्या करना है ऑनलाइन। अनिकेत, अस्मित, कायर भी बताइए क्या मतलब है इसका। मिश्री बताइए क्या मतलब है इसका। बोरोड फ्रॉम मिस्ट्री 5 लाख, मालिक मिस्ट्री से 5 लाख बोरो कर रहा है, ये नहीं लिखा फॉर बिजनेस के लिए कर रहा है, ये नहीं लिखा पर्सनल के लिए कर रहा है, ठीक है। तो सुनो, पहली अजम्पशन कि मालिक अपने लिए कर रहा है, तो बुक्स में एंट्री नहीं करनी। दूसरा अजम्पशन कि मालिक बिजनेस के लिए कर रहा है, तो क्या मान के चलेंगे उसको? लायबिलिटी मान के चलेंगे। अकाउंटिंग कोई साइंस नहीं है पूरी, ये सोशल साइंस है, ये अजम्पशन पे भी चलती है। तो यू कैन गिव एनी अजम्पशन एंड यू कैन मेक इट करेक्ट। ओनर बोरोड
5 लाख फ्रॉम मिस्टी फॉर बिजनेस, अगर इट इज अज्यूम्ड फॉर बिजनेस तो इट इज लायबिलिटी. इट इज अज्यूम्ड बोरोड फॉर पर्सनल यूज, एंट्री नहीं करनी. हाँ बिल्कुल लिखनी पड़ेंगी आपको भाई, बिल्कुल लिखनी पड़ेंगी, दोनों लिखनी पड़ेंगी आपको, दोनों अजम्पशन लिखने पड़ेंगे आपको. और या फिर जो आपके टीचर बोले तुम्हें माता पिता तुम्हें जो बोल दें वैसा. बट आई विल गिव यू, अगर एक के 3-4 एस्पेक्ट बने, चारों एस्पेक्ट्स दूंगा आपको. ठीक है, चलो. तो आई होप यू गॉट सफिशिएंट क्लैरिटी रिगार्डिंग कैपिटल और रिगार्डिंग लायबिलिटीज. ठीक है जी. अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूं. रेंट ₹5,000 था आपका, ठीक है, स्टिल नॉट पेड. अब बताओ ये क्या है? रेंट 5,000 स्टिल नॉट पेड. हाँ, और कौन पे नहीं, हम घर का थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर. हाँ जी बोलिए, ऑनलाइन में बोलिए, क्या मतलब इस बात का? क्या ये कैपिटल है, क्या ये लायबिलिटी है, क्या है ये? लायबिलिटी. अमाउंट लायबिलिटी, तो लाइबिलिटी है. बिल्कुल लायबिलिटी. रेंट था 5,000 रुपए का, नहीं पे करा, जब तक नहीं पे करूंगा मेरा ऑब्लिगेशन है. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, कैपिटल इज अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस एंड liabilities are payment obligations. ठीक है, for goods, for services, for any assets which we acquired and we haven't paid any amount of money for that. हमने गुड्स खरीद ली, हमने सर्विसेज हायर ले ली, हमने मशीनरी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, बिल्कुल पैसा नहीं दिया, क्या हो गया? लायबिलिटी बन गई. या हमने कोई खर्चा किया और उसको चुकाया नहीं, दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी. तो लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, काफी सारे वेरिएशंस. तो चलिए अब जरा शीट्स की तरफ चलते हैं, जो नोट्स आपको दिया गया था. ठीक है, अब तो शायद बोरिंग नहीं हो रहा ना. तो आई हैव रियलाइज्ड यू कि अगर हम बेटा ये लाल पीले रंगों की किताब पढ़ेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, until unless we apply logic in each and every term and transaction. ठीक है, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है बेटा. पेज नंबर 1 पे बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखिए, ये एग्जांपल होते हैं. थोड़ा और आगे बढ़ो, क्या लेट्स मूव. अगर मैं बोलूं क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अकाउंट, ये हमने बता दिया. कैपिटल अब आपके सामने आ गया. ठीक है, दिख रहा है भाई कैपिटल अब आपको. अब चाहे कितना मर्जी में लिटरेचर दे दो, लेकिन यू आर वेरी क्लियर व्हाट इज कैपिटल. ये बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज कंट्रीज सेपरेट फ्रॉम, अभी पता है इसमें ये लाइन लिखी हुई है. नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दैट, कि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग ट्रीट करे जाते हैं. लेकिन अगर मैं सिर्फ लिटरेचर पढ़ाऊं तो नहीं पता चलेगा. नोट्स खोल के देखो ना यार, पेज नंबर 2 पे क्या लिखा है सबसे ऊपर? कैपिटल. और कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस लिखा हुआ है. यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था. कुछ बुलेट पॉइंट है. अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स. इसका मतलब समझ में आया आपको? बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं. अभी आपने खूब सारी ट्रांजेक्शन देखी यहाँ पर. इज इट क्लियर गौरी? अच्छा जी. उसके सो कैपिटल इज अ लायबिलिटी टू द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर्स, ये बात भी क्लियर है. कैपिटल इज अ लायबिलिटी towards the owner by a business, and liability external is liability towards outsiders. I hope this is clear. ठीक है भाई, और चलते हैं आगे. कैपिटल इंक्रीजेस कब? जब फ्रेश कैपिटल होगी तब बढ़ती है. और कैपिटल पता कब बढ़ती है? जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट किसे मिलेगा भाई? बाहर वालों को या मालिक को मिलेगा? मालिक को मिलेगा. और मालिक उस पैसे को लेके थोड़ी चला जाता है, बिजनेस में छोड़ देता है. नहीं, आप हैं, प्रणय है मालिक, 50 लाख लगाया और 5 लाख का प्रॉफिट कमाया. अब मालिक प्रणय अगर समझदार होगा तो 5 लाख रुपीज री इन्वेस्ट कर देगा ना बिजनेस में. अरे मर्जी तो है उसकी, लेकिन करते क्या जनरली? वो उड़ा देते हैं. नहीं उड़ाते बेटा. कभी भी किसी बिजनेसमैन का पैसा जो होता है बैंक में सेव नहीं होता, वो इन्वेस्टेड होता है. क्योंकि उसे मालूम है कि मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न अच्छा आएगा. बैंक में क्या मिलेगा? 4%, 2%. तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ भाई, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल? प्रॉफिट. ठीक है, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 2 रिवॉर्ड होते हैं. कैपिटल को लगाने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और रिस्क को बेयर करने का प्रॉफिट मिलता है. कैपिटल लगाने का प्रॉफिट नहीं होता रिवॉर्ड. कैपिटल लगाने का, जो बिजनेस में कैपिटल लगा उसका आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है. इसी तरह से बाहर वाला आपके बिजनेस में अगर लोन लगाएगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है. मालिक ने लगाया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे,
बाहर वाले को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ठीक है, और क्योंकि मालिक रिस्क बेयर कर रहा है इसलिए उसे प्रॉफिट देंगे। अब प्रॉफिट अगर ओनर घर ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर नहीं ले जाता तो बिजनेस के लिए फिर लायबिलिटी खड़ी हो गई, हुई नहीं। वो पैसा जो मालिक का था 5 लाख, मालिक लेके नहीं गया, यहीं छोड़ गया, लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। फिर मैं बोल रहा हूं तुमसे, फिर मैं तुमसे बोल रहा हूं, रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट। तुम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, मेहनत तुम कर रहे हो, कमा के तुम दे रहे हो, फिर भी तुम्हें सैलरी मिलती है, मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तब तुम क्यों नहीं बोलते जाके कि कमा के तो मैंने दिया, ला दे मुझे, बता तो। क्योंकि बिजनेस चले या ना चले तुम्हें सैलरी मिलेगी, और बिजनेस चले ना चले नुकसान किसका होगा? ओनर का होगा। ओनर रिस्क बेयर करता है इसलिए उसे प्रॉफिट मिलता है, करेक्ट। और तुम कमा के देखो, जब हम एम्प्लॉय होते हैं ना किसी के, तो हम दूसरों के सपनों में रंग भर रहे होते हैं हमेशा। या तो आप ओनर बनो, और या फिर चुपचाप बैठ के काम करो और अपनी सैलरी लेके घर जाओ। कई लोग कहते हैं ना, मेहनत तो हम करते हैं, मालिक क्या करता है, अपने एसी ऑफिस में बैठा रहता है। अरे तो क्या मतलब भाई, तू चला बिजनेस, तू बन जा मालिक। ओनर रिस्क बेयरर होता है, दैट इज व्हाई ही और शी गेट्स प्रॉफिट। और एडिशनली वो कैपिटल लगाता है, उसे इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? बाहर वाला पैसे लगा, उसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो, तो मालिक ने क्या पाप कर दिए हैं? ठीक है, करेक्ट। अब अगर प्रॉफिट हमने बिजनेस में छोड़ दिया तो बिजनेस के ऊपर एक कर्जा और चढ़ गया। 50 लाख तो पहली कैपिटल था, 5 लाख और चढ़ गया, तो इंटरनल लायबिलिटी कितनी की? 55 लाख की। दिस इज द लाइन विच इज मेंशन्ड हियर। क्या लिखा है इस लाइन में? कैपिटल कब इंक्रीज होती है भाई? जब फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या प्रॉफिट अर्न होता है। और कैपिटल कब रिड्यूस होती है? जब लॉस होता है, या जब मालिक बिजनेस से पैसा घर के खर्चे के लिए ले जाता है। बच्चे की शादी के लिए 1 लाख खर्च कर दिया, 2 लाख खर्च कर दिया, 50 लाख खर्च कर दिया। बच्चा बिजनेस का थोड़ी था, किसका था? ओनर का था। अगर आपने अपने मैनेजर की शादी में 50 लाख खर्च कर दिए, और मैनेजर बहुत शानदार है, और आपने उसकी सर्विस से खुश होकर उसकी शादी करवा दी, दैट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। आपने अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली बिजनेस के पैसे से, दैट इज व्हाट? ड्रॉइंग्स। मैं अभी बताऊंगा। और अगर आपने बिजनेस के सेल्स मैन के लिए मोटरसाइकिल खरीद के दे दी, तो क्या है वो? एसेट्स है, तो बिजनेस एक्सपेंस है। ड्राइंग्स का मतलब होता है यूजिंग बिजनेस मनी फॉर पर्सनल यूज। आप अपने घर से इलाज कराओ ना, बिजनेस के पैसे से क्यों इलाज करा रहे हो? फिर पढ़ना इमोशनल होगा भाई। अब कहता बिजनेस भी हमारा था, पैसे भी हमारे थे, बच्चे का इलाज ना कराएं क्या हम? तो उसका जवाब है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। भैया बिजनेस के एक्सपेंस को अलग रखो और पर्सनल एक्सपेंसेस अलग रखो। इस पर हम और क्लैरिटी अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। आपका क्या काम होगा? इस शीट के को पढ़ना, फिर मैं को रिलेट करके दिखाऊंगा। ये शीट दी है ना सभी को, यू जस्ट हैव टू रीड इट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, मैं जो समझाऊंगा समझ में आएगा, ठीक है, और भूलेगा नहीं। बिलीव मी, ये चैप्टर जो है ये वाला और इससे अगला चैप्टर, ये एक सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर क्लास 12 एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग। अगर आप एमबीए भी पढ़ेंगे ना, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है पहले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।